एक लड़की बस में सफर कर रही थी। उसके बराबर वाली सीट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तभी कुछ देर के बाद एक लड़का उसकी सीट पर आकर जैसे ही बैठता है, उस लड़की को बेइंतहा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने पर वो लड़की जोर जोर से चिल्लाती है और उस लड़के को एक के बाद एक थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। आसपास की जो सवारियां थी उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़का अभी आके ठीक से बैठा भी नहीं है, आखिरकार ये लड़की इसको क्यों मार रही है। तभी पीछे वाली सीट पे बैठी एक महिला ने उस लड़की को रोकने की कोशिश की और उससे पूछा कि आखिरकार तुम इसको क्यों मार रही हो। ज्यादा शोर शराबा होने की वजह से बस भी रुक जाती है और सभी यात्रियों का ध्यान उस लड़की और उस पिटने वाले लड़के की तरफ जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि इसने मुझे छूने की कोशिश की, इसने मुझे टच करने की कोशिश की। वो महिला उस लड़के का साथ दे रही थी क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था उस लड़के ने उसको बिल्कुल भी टच करने की कोशिश नहीं की। तभी वो लड़की कहती है कि कोई भी लड़का, कोई भी पुरुष यदि मुझे छूने की कोशिश करता है या उसका शरीर मेरे शरीर से टच होने की कोशिश होता है तो मुझे बुरा लगता है, इसीलिए मैंने इसको मारा है। जबकि उस लड़के का कोई दोष नहीं था और ये पहली बार नहीं हुआ था। उस लड़की ने इससे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसे ही किया था, मगर ये कोई नहीं जानता था कि जो उस लड़की ने किया है ये केवल छोटी सी बातें थी जो भविष्य में उसने किया। इस बात की गूंज पूरे प्रदेश में गूंज जाती है और उस घटना को याद करके लोग आज भी अंदर से सिहर उठते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि आखिरकार कोई लड़की, कोई महिला इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है जोधपुर और उसी जिले का एक इलाका है बनाड़ थाना। बात कर रहा हूं 14 अगस्त 2020 की सुबह लगभग 6:30 या 7 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। दो सफाई कर्मचारी पप्पू मंडल और सुपरवाइजर पूनम चंद वाल्मीकि, ये दोनों मिलकर एक नाले की सफाई कर रहे थे। नाले के अंदर अटके हुए कूड़े को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही इन्होंने फावड़ा उस नाले के अंदर डाला, उस फावड़े से कुछ बाहर मिट्टी गार जो थी उसको निकालने की जैसी कोशिश कर रहे हैं, तभी एक बड़ी सी पॉलिथीन उस फावड़े में आकर अटक जाती है। उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे। बाहर जैसे खींचते हैं तो कुछ पिन्नी फट जाती है और कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है। पिन्नी का हिस्सा अंदर था और कुछ हिस्सा उस फावड़े में था। फावड़े में कुछ और नहीं बल्कि एक मनुष्य, एक इंसान का हाथ था और यही बात देखकर वो एकदम से घबरा जाते हैं, जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इस चीख पुकार को न केवल वो पास में बैठा हुआ कर्मचारी वो सुन रहा था बल्कि आसपास के लोगों का भी घटनास्थल पर जमघट लग जाता है। और उसके बाद फिर सफाई कर्मचारी एक बार फिर से उस पॉलिथीन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी बार में दूसरा हाथ आ जाता है। पहले हाथ आ चुका था, फिर दूसरी बार हाथ आ चुका था, तीसरी बार उन्होंने फिर कोशिश की, चौथी बार फिर कोशिश की तो पता चलता है कि एक ही इंसान के हाथ और पैर उस पॉलिथीन के अंदर थे। उस पॉलिथीन को भी बाहर निकाला जाता है और तुरंत ही इस घटना की सूचना दी जाती है नजदीकी पुलिस स्टेशन को। जैसे ही पुलिस स्टेशन को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है और पूरे शहर में एक तरह से हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार किस व्यक्ति के हाथ और पैर इस पॉलिथीन के अंदर हैं। तभी जो बाकी हिस्सा है, अब इसकी तलाश करना पुलिस के लिए मजबूरी बन गया था। कुछ हिस्सा अगर मिलता उसके बाद बाकी की जरूरत ना होती तो एक अलग बात थी, लेकिन पुलिस ने फिर आसपास के जितने भी सफाई कर्मचारी थे उन्हें मौके पर बुलाया और बुलाने के बाद उनसे कहा कि जितना भी नाला है इसकी साफ सफाई करिए और पूरे शहर में ये ऐलान करा दिया कि एक व्यक्ति की लाश मिली है, बाकी हिस्से कहाँ हैं और ये हिस्से किसके थे, यही एक सवाल था और हर कोई, पूरा शहर इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। अगला दिन निकल आता है लेकिन कुछ हिस्से तो मिल आते हैं, लेकिन वो किसके हैं किसके नहीं हैं ये भी एक सवाल था। तभी राजस्थान प्रदेश की पूरी पुलिस को ये आदेश दिया जाता है कि जिस जिस जिलों में, जिस जिस शहरों से लोग लापता हैं, गुमशुदा हैं, उनकी तलाश की जाए और उससे मिलान किया जाए कि ये आखिरकार लाश किसकी है। उस शहर में किसी भी व्यक्ति की गुमशुद, किसी भी व्यक्ति के लापता होने की कोई सूचना नहीं थी। आखिरकार पुलिस, कई दिन बीत जाते हैं और कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस को यह नहीं पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति कौन था और उसके शरीर के अलग अलग हिस्से जो किए हैं वो किसने किए हैं। तभी पुलिस अपने हिसाब से, चाहे फोरेंसिक टीम हो, चाहे साइबर सेल की टीम हो या फिर एफएसएल टीम हो, सभी टीमों ने अपने अपने फोरेंसिक टीम से लेकर सभी टीम ने अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया। जो भी पुलिस के मुखबिर थे वो मुखबिर भी लगते हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी इस घटनाक्रम में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। पुलिस को घटनास्थल पर मिली जितनी भी हिस्से थे या फिर उसके आसपास जो सामान था, पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बाद फिर पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये पॉलिथीन कहां से आई है और क्या है। तो वो जो पॉलिथीन, वो जो शरीर के अलग अलग हिस्से थे, चाहे वो पैर हो या फिर धड़ हो या सर हो, वो दो अलग अलग पॉलिथीन के अंदर रखे हुए थे और वो पॉलिथीन एक मेड़ता सिटी की दुकान की थैली थी, जबकि दूसरी आनंदपुर कालू की एक जगह है, वहां पर भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल कपड़े की दुकान की थी, जो कि जिला पाली लगता है। इस घटना स्थल से वो काफी दूर की पॉलिथीन थी और दोनों पॉलिथीन में आपस में दूरी थी वो 40 किलोमीटर का फासला था।
पुलिस वाले खुद हैरान थे कि आखिरकार ये इस दूसरे जिले की पॉलिथीन इस जिले में है क्या? ऐसा तो नहीं कि दूसरे जिले में किसी को मारकर इस लाश को यहां लाकर फेंका गया हो। पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और जांच पड़ताल में जुटने के बाद तभी ये खबर मिलती है मेंढता सिटी से, और मेंढता सिटी से ये सूचना मिलती है जो नागौर जिले में लगता है कि वहां का एक खा खड़की गांव है, वहां का रहने वाला चरण सिंह उर्फ सुशील जाट, जो कि 10 अगस्त 2020 से लापता है और उसके अगले ही दिन मेड़ता सिटी थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। पुलिस को कुछ क्लू मिल जाता है और उसके बाद इसके परिवार के लोगों को जब घटनास्थल पर बुलाया जाता है तभी पुलिस वालों को इसकी तलाश करने के बाद सर भी मिल जाता है और सर के हिसाब से पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि चरण सिंह उर्फ सुशील जाट है, जो कि कृषि विभाग में डबल एओ के पद पर, इनके सहायक कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत है। आखिरकार उस व्यक्ति को कौन मारेगा, यही एक सवाल था। अब पुलिस इस सवाल के जवाब में जुट जाती है तो पता चलता है कि आखिरी बार इस पर जो कॉल की गई थी इसके नंबर पर किसी और ने नहीं बल्कि इसी की खुद की पत्नी ने कॉल की थी और पत्नी की फोन की लोकेशन निकलवाई जाती है तो वो भी इसी शहर में होती है। पत्नी का नाम सीमा होता है लेकिन शादी 2013 में हो चुकी थी और पति और पत्नी अलग रहते थे क्योंकि इस महिला का भी गोना नहीं हुआ था, क्योंकि उस इलाके में जब तक महिला का गोना नहीं होगा तब तक वो अपनी ससुराल में नहीं रह सकती। अब इसी बात को देखते हुए पुलिस वाले सीधे जाते हैं इस महिला के पास जिसका नाम सीमा होता है। सीमा से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि तुमने अपने पति को बुलाया तो उसके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। पत्नी इधर उधर की बातें करने लगती है और जब पत्नी से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो कहती है कि मेरा पति मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था, उसका वो कानूनी अधिकार भी था। कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो इसमें ऐतराज क्या है, लेकिन इस महिला को इस बात से बेइंतहा ऐतराज था। इसीलिए इस महिला ने अपने ससुराल में रहने की बजाय अपने मायके में रहना पसंद किया और इसका पति बार बार ससुराल जाता था और अपनी पत्नी से कहता था कि तुम्हें मेरे साथ ससुराल चलना चाहिए, हम एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। लेकिन वो एक बहाना था कि हमारा अभी गोना तो हुआ ही नहीं है इसलिए हम जा नहीं सकते। घर वालों पे दबाव बनाया करती थी, यदि तुमने गोना करने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। और इसका साथ देती थी उसकी बड़ी बहन बबीता और दूसरी बहन प्रियंका। तीनों बहनें एक ही स्वर में बोलती थीं तो माता पिता की मजबूरी थी इसलिए वो गोना नहीं कर रहे थे। 2013 की शादी 2020 तक चली आती है और गोना नहीं होता और उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, उसके साथ पत्नी जैसा रिश्ता रखने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा था। तभी एक दिन ऐसा आता है कि वो महिला खुद अपने पति से कहती है 10 अगस्त 2020 को कि तुम अब मेरी बड़ी वाली जो दीदी हैं उनके पास बनाड़ थाना क्षेत्र के इलाके में आ जाओ, जहां दीदी रहते हैं वहीं मिलेंगे और वहीं हम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। जो तुम चाहते हो आज तुम्हारी सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाएंगी। जब बात पूरी इच्छा करने की आती है तो पति खुश हो जाता है, बाइक उठाता है और सीधा अपनी साली के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है तो उसकी पत्नी सीमा, उसकी साली बबीता और दूसरी साली इसकी प्रियंका तीनों मौके पर होते हैं। चारों जने एक साथ बैठते हैं और बैठने के बाद खूब शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद जब उसे हल्का हल्का नशा होने लगता है, नशे के दौरान ही वो अपनी पत्नी को पकड़ता है और सीधा एक कमरे में लेके जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की जब कोशिश कर रहा था उसने उसके तन से एक एक कपड़ा उतारना शुरू कर देता है। तभी उसकी पत्नी को इतना गुस्सा आता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने अपनी पत्नी को इस तरह से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, उसके साथ सोने की कोशिश की। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। इसी बीच उसे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था। तभी उसे मौका मिलता है, मौका मिलते ही क्योंकि उसका पति नशे में होता है अपने पति को वो एक इंजेक्शन लगा देती है और जैसे ही इंजेक्शन लगता है उसके पति की इंजेक्शन लगते ही मौत हो जाती है। और इस इंजेक्शन को देने में एक मदद की थी जो भिया राम जाट होता है जो कि पशु चिकित्सक होता है। इस व्यक्ति ने इंजेक्शन की मदद की थी। अब ये महिला, इसे कपड़े पहनने की भी सूझ नहीं होती है। तभी सोचती है कि इसकी हत्या तो इसने कर दी है अपने पति की, लेकिन इस लाश को अब ठिकाने कैसे लगाए। तभी वो अपनी बहन बबीता और प्रियंका से कहती है कि अब इसकी लाश का क्या करना है। तीनों बैठकर आराम से प्लानिंग करते हैं कि क्या करें, कैसे करें। ये सोचने में कई घंटे बीत जाते हैं। तभी उसे लगता है कि क्यों ना इसके शरीर के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े कर और नाली में या फिर इधर उधर बहा दें तो कैसा रहेगा। अब उन्होंने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी मशीन में पीसना शुरू कर दिए, लेकिन अभी थोड़ा सा ही मीट, उसका थोड़ा सा ही शरीर का हिस्सा पीसा था कि वो मिक्सी मशीन भी खराब हो जाती है। अब वो सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। तभी ग्राइंडर मशीन होती है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिससे पत्थर काटा जाता है। तभी इस सीमा नाम की महिला ने अपने पति के अलग अलग हिस्से करने शुरू कर दिए, जिसमें हाथ अलग किए, पैर अलग किए
धड़ अलग की और गर्दन अलग की, और ये बाथरूम में ले जाकर उसके शरीर के एक एक हिस्से को वो अलग कर रही थी। और जब घंटों बीत जाते हैं इस पूरे कृत्य में, उस पूरे कर्मकांड में इसकी दोनों बहनें भी शामिल होती हैं। जब उसके शरीर से एक एक बूंद खून निचुड़ जाती है तभी वो दो अलग अलग बड़ी पॉलिथीन के अंदर उस शरीर के हिस्से को रखती हैं। एक बहन बाइक चलाती है, दूसरी बहन पकड़ के बैठ जाती है और वो शहर के अलग अलग हिस्सों में उस लाश के टुकड़ों को फेंक देते हैं। और जैसे ही टुकड़ों को फेंकते हैं वो सफाई कर्मचारियों को हाथ और पैर दोनों मिल जाते हैं और पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। और पुलिस की जांच में पता चलता है कि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी सीमा होती है। और जब सीमा से जब सख्ती से पूछा गया कि आखिरकार तुमने अपने पति की हत्या क्यों की है, क्या वजह है, तो वो चौंकाने वाली बात करती है। उसको कहती है कि मुझे अपनी भाभी के साथ सोना अच्छा लगता है, मुझे अपनी भाभी के साथ बिना कपड़ों के रहना अच्छा लगता है। भाभी और या फिर इसके अलावा उसकी स्कूल की कुछ फ्रेंड्स थी, उसके अलावा उसकी कुछ और भी महिला मित्र थी, उनके साथ उसको निवस्त्र होना, उनके साथ संबंध बनाना अच्छा लगता था। और इसके अलावा यदि कोई पुरुष ने उसको छूने की कोशिश की तो उसको बुरा लगता था। जैसे क्या, एक बार बस में बैठी थी और बस में एक सवारी आकर सिर्फ बैठी ही थी, उसने टच करने की कोशिश नहीं की और उसने उसको सभी के सामने बेइंतहा बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। पुलिस वाले इस बात को सुनकर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार एक महिला अपने पति से ऐसी नफरत कैसे कर सकती है। यदि उसे अपने पति के साथ नहीं रहना था तो वो तलाक ले सकती थी, उससे अलग रह सकती थी। इसी जब पुलिस जांच कर रही है तो जांच में पता चलता है कि बबीता और प्रियंका ने भी अपने पति से छुटकारा पा लिया था, तलाक ले लिया था। और कहीं ना कहीं ये चाहती तो ये भी ऐसा ही कर सकती थी, लेकिन इसने अपने पति को मौत के घाट उतार कर न केवल अपनी मुश्किलें बढ़ा दी बल्कि अपनी दोनों बहनों की मुश्किलें बढ़ा दी। और जिस पशु चिकित्सक से इन्होंने मदद मांगी थी उसकी भी मुश्किलें बढ़ा दी। पुलिस ने इन चारों को, पत्नी सीमा, साली बबीता, प्रियंका और पशु चिकित्सक बिया राम जाट को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और जब ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों को पता चली थी कि एक महिला ने अपने पति के टुकड़े सिर्फ इसलिए किए क्योंकि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, तो लोग इस बात को सुनकर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार कोई महिला इतना बड़ा कृत्य कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सीमा को यदि उसके साथ नहीं रहना था तो वो अलग रह सकती थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जाते जाते प्रियंका जो झज्जर की रहने वाली है, इनका जन्मदिन है, कमलेश कुमार है, इनका भी जन्मदिन है, अमोद कुमार है, इन तीनों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें रियासत अली है, निशा शमशाद हैं जयरोली से, हेमराज राजस्थान से, शमीम अहमद सऊदी अरब से हैं, अयूब मेवात से हैं, अजीज खान उत्तर प्रदेश से हैं, खुशी फहीम सलमानी हसनपुर से हैं, अलशिफ नैनीताल से, सोनिया हरियाणा से हैं, तनुश्री वर्मा, मोहम्मद साबिर शेख मुंबई से, आराध्या नंदनी अलवर से, अफसर सोनपुर से, नाजीन परवीन अलवर से, कुलवंत सिंह आयुषी खत्री दिल्ली से हैं, इरफान खान रामपुर से हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।